हेलो एवरीवन। ये जो अपना सीरीज चल रहा था इंग्लिश ग्रामर का, इसका आज एडजेक्टिव ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और कल हम लोग एडजेक्टिव का प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके आगे फिर हम लोग शुरू करेंगे नाउन, ठीक है। तो चलिए अपना लेक्चर शुरू करते हैं आज। तो हम लोग कल देख चुके थे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या फिर क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, जिसमें क्या देखे थे कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी क्वालिटेटिव एडजेक्टिव होता क्या। तो क्वालिटी मतलब होता है गुण, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर को जो बट विशेषता बता रहा है, यानी कि जो क्वालिफाई उसे कर रहा है, वो उसके गुण की बात करता हूँ, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ना समझ गया था? वेरी, सेम और ऑन, ये देख लिए थे कल बढ़िया से। आज हम लोग देखने वाले हैं सेंटेंस। सबसे पहले एक बेसिक सा चीज़ देखेंगे, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। ये बेसिक है, ये एडजेक्टिव का पार्ट नहीं है, बट जो आगे हम लोग पढ़ेंगे ना, उसमें इसका ज़रूरत होगी, उसमें इसका यूज होगा, उसमें इस चीज़ के थ्रू हम लोग समझेंगे कुछ नई बात है, ठीक है। इसलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते सेंटेंस। तो सेंटेंस जनरली 3 तरह से होता है, ठीक है। फिलहाल सेंटेंस समझो। सेंटेंस को हम 3 भागों में बांटते हैं, ठीक है। पहला पॉजिटिव सेंटेंस, दूसरा निगेटिव सेंटेंस, और तीसरा है इंट्रोगेटिव। समझिए, पॉजिटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव, ये 3 तरह से सेंटेंस होता है। अब आप समझो पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस क्या होता है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। पॉजिटिव का मतलब होता है जो निगेटिव बातें नहीं करता। निगेटिव मतलब, निगेटिव में क्या आता है? नॉट, नो, नन, नाइदर, ये सब जो वर्ड है ये निगेटिव बातें करता है। जैसे आप सेंटेंस समझो, मैं 3 सेंटेंस हिंदी में लिखता हूँ, आपको 3 सेंटेंस में लिख के देता हूँ। मेरे पास कलम, पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस लिख दो, मेरे पास कलम नहीं। और तीसरा सेंटेंस लिख दो, क्या मेरे पास कलम। और एक चौथा सेंटेंस भी लिख देता हूँ, क्या मेरे पास कलम नहीं है। ये 3 सेंटेंस हम लिखे, ठीक है। इस 3 सेंटेंस के अनुसार आप समझो पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस क्या होता है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो पहले क्या बोले थे? पॉजिटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें निगेटिव बातें नहीं करता और इसमें क्वेश्चन भी नहीं करता, तो क्या हो पॉजिटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें निगेटिव बातें करता है। निगेटिव मतलब जैसे उस सेंटेंस में नोट लगा रहेगा, नन लगा रहेगा, नो लगा रहेगा, नाइदर लगा रहेगा, नॉर लगा रहेगा, ये सब क्या होगा? ये सब हो गया निगेटिव बात। नथिंग, नोबडी, ये सब क्या है? ये सब निगेटिव बातें करते हैं। इंट्रोगेटिव मतलब क्या होता है? इंट्रोगेटिव मतलब होता है, इंट्रोगेटिव मतलब क्या होता है? प्रश्नवाचक, यानी कि इंट्रोगेटिव में प्रश्न पूछता है, ठीक है, क्वेश्चन करता है, तो उससे कहते हैं इंट्रोगेटिव, ठीक है। तो जैसे आप समझो पहला सेंटेंस है, मेरे पास कलम है। क्या इसमें ऐसा बात हो रहा है कि नॉट, नन, ये सब की बातें की जा रही है? नहीं, इसमें इंफॉर्मेशन ये दे रहा है कि मेरे पास कलम है, ठीक है, ये कंफर्म। तो ये जो सेंटेंस है ना, ये जो वर्ड लिखा है ना, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया पॉजिटिव। बट मेरे पास कलम नहीं है, ये जो नहीं आ गया ना, अब इससे बता रहा है कि मेरे पास कलम नहीं है, यानी कि निगेटिव बातें कर रहा है। तो ये जो सेंटेंस है ना, ये क्या हो गया? ये हो गया निगेटिव, ठीक है। ये सेंटेंस क्या हो गया? ये सेंटेंस हो गया निगेटिव। और अगर पूछ रहा है क्या क्या
मेरे पास कलम है, पहली बात मेरे पास कलम है, इससे क्या होता है, इससे लगता बता रहा है कि हाँ कन्फर्म मेरे पास कलम है। बट इसमें पहले क्या लगा दिया ना, तो क्या हो रहा है, क्या मेरे पास कलम है, अब इसमें श्योर नहीं है, पक्का नहीं है कि क्या मेरे पास कलम है कि नहीं। अब ये किसी से पूछ रहे क्या मेरे पास कलम है, जैसा आप समझो अब दो दोस्त था, ठीक है, एक दोस्त था मोहन और एक सोहन। अब मोहन सोहन से पूछ रहा है क्या क्या हम लोगों के पास पेन है। मोहन को पता नहीं है कि पेन है कि नहीं, सोहन से पूछ रहा है। ठीक, क्या ये जो बट क्या लग गया, इससे क्या हो रहा है, क्वेश्चन कर रहा है क्या मेरे पास पेन है, प्रश्न कह रहा है। तो ये सेंटेंस है, ये जो तीसरा नंबर जो सेंटेंस है ना, ये सेंटेंस ये इंट्रोगेटिव बातें कर रहा है। इंट्रोगेटिव बातें कर रहा है, बट इसमें पहले क्या भी लगा दिया, क्या मेरे पास कलम नहीं है। समझ रहे हो, दोनों बात का मतलब क्या है, क्या मेरे पास कलम है, यानी कि पूछ रहा है कि मेरे पास कलम है कि नहीं। और चौथा सेंटेंस क्या बोल रहा है, क्या मेरे पास कलम नहीं है। अब ये पूछ रहा है कि मेरे पास कलम है कि नहीं, बात दोनों का सेम है, समझ रहे हो। बट अगर इसमें नहीं लगा दिया ना, इसमें नेगेशन की बात करते, निगेटिव बातें करते, तो ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया। ठीक है, अब इसे भी हम इंट्रोगेटिव में ही रखेंगे। तो एक चीज़ आप समझो, इस तीनों सेंटेंस है, मैं अगर बताऊंगा, एक मिनट रुक जाना। ये जो चार सेंटेंस है ना, क्या मेरे पास पेन है, मेरे पास कलम है, तो क्या पॉजिटिव हो गया। मेरे पास कलम नहीं है, निगेटिव हो गया। क्या मेरे पास कलम है, इंट्रोगेटिव हो गया, प्रश्न कर रहा है। क्या मेरे पास कलम नहीं है, ये भी इंट्रोगेटिव हो गया, क्योंकि इसमें भी प्रश्न हो रहा है। समझ रहे हो। तो आप समझो सेंटेंस फिलहाल के लिए समझो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार, पॉजिटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो इसके अनुसार आप ये बताओ, ये कुछ सेंटेंस है, इसको आपको तोड़ना है और उसके बाद बताना है कौन सा सेंटेंस निगेटिव है, कौन सा पॉजिटिव है, और कौन सा इंट्रोगेटिव है, और कौन सा इंट्रोगेटिव निगेटिव है। समझ रहे हो। इंट्रोगेटिव निगेटिव क्या होता है, जिसमें क्वेश्चन भी करेगा और नोट भी नहीं आएगा। ठीक है, हो गया इंट्रोगेटिव निगेटिव। ठीक है, यदि मोटा मोटी वो भी इंट्रोगेटिव है। तो पहला सेंटेंस देखो, यू आर प्लेइंग क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेल रहे हो, इसमें निगेटिव बातें नहीं हो रही, बताया जा रहा है कि तुम क्रिकेट खेल रहे हो, क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस। यू सब्जेक्ट हो गया, आर हेल्पिंग वर्ब हो गया, प्लेइंग मेन वर्ब हो गया, और ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, यू आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे हो, अब नोट आ गया, ये हो गया निगेटिव सेंटेंस, अब ये हो गया पॉजिटिव। ठीक, बट आर जो है ना, आर पहले लग गया। अब जैसे आप समझो, आप समझो यहाँ पे मैंने बताया था हिंदी में क्या आता है, जैसे क्या पहले लग गया, इंट्रोगेटिव प्रश्न पूछ रहा हूँ। अब आपको इंग्लिश में कैसे पता चलेगा कि इंट्रोगेटिव है, तो उसका 2 तरीका इंट्रोगेटिव का। देखो, पहले तो अगर आपका थोड़ा बेसिक है, अच्छी है, अगर आप उसको थोड़ा हिंदी निकाल लेते हो, ठीक है, उस सेंटेंस का मतलब निकाल पाते हो, तो आप समझ जाओ। अगर ये नहीं जानते हो तो आप ये समझो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जनरली जो होता है ना, समान तौर पर उसका शुरू व्हाट, हुज, विच, जितने भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है ना, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया, फिर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव जो इसके बाद जस्ट पढ़ने वाले हैं, वो सबसे शुरू होता है। हाउ, वाई, हु, होम, ये सब क्या हो गया, ये सब कुछ जो वर्ड है ना, जितना WH वर्ड है गया और उसमें हाउ हो गया, ये सबसे शुरू होने वाला सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस और किससे शुरू होगा, वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, या तो WH वर्ड से शुरू हो जाए, ठीक है, या फिर हेल्पिंग वर्ड से शुरू होगा, तो हम समझ लेंगे क्यों इंट्रोगेटिव सेंटेंस है।
फिलहाल आपको इतना ही याद रखना है, बाकी हम सब्जेक्ट पर एग्रीमेंट में देखेंगे। ठीक है, तो आर हेल्पिंग वर्ब हो गया, यू सब्जेक्ट हो गया, और आर इस वर्ब को विशेषता बता रहा है, ये हो गया मेन वर्ब, और क्रिकेट हो गया ऑब्जेक्ट, और ये क्या हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, आर यू नॉट प्लेइंग क्रिकेट, आर यू नॉट प्लेइंग क्रिकेट, आर क्या है, आर हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब हो, जिसे ईच एम आर ये सब सारा से जो होगा इंट्रोगेटिव होगा, वो चीज़ पढ़ने से पता चल जाएगा। आर यू नॉट प्लेइंग क्रिकेट का मतलब हो गया क्या तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे हो। ठीक है, पूछ रहा है और नेगेशन इसमें डाल रहा है नोट, तो क्या इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो यू सब्जेक्ट हो गया, ये मेन वर्ब हो गया, क्रिकेट ऑब्जेक्ट, और नोट क्या है, नोट तो नोट एडवर्ब है। ठीक है, जो प्लेइंग का क्वालिफाई कर रहा है, ये चीज़ एडवर्ब में हम पढ़ेंगे। ठीक है, एडवर्ब ऑफ नेगेशन। ही डज नॉट लाइक कॉफ़ी, वह कॉफ़ी पसंद नहीं करता है। तो ही सब्जेक्ट हो गया, डज हेल्पिंग वर्ब हो गया, और नोट एडवर्ब ऑफ नेगेशन हो गया, जिस पे ध्यान नहीं देना। लाइक मेन वर्ब हो गया पसंद करना, और कॉफ़ी हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, डज ही लाइक कॉफ़ी, क्या वो कॉफ़ी पसंद करता है, तो डज जो है हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये मेन वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो आप समझ गए पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है। अगर इतना समझ गए तो हम लोग एडजेक्टिव नंबर 7 शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी या फिर क्वांटिटिव एडजेक्टिव। क्वांटिटी मतलब होता क्या है, क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा। मात्रा मतलब कि कोई भी चीज़ कितना है या फिर कितना हो सकता है, उस चीज़ का बात करता है। क्वांटिटी मतलब क्या होता है, मात्रा। ठीक है, तो क्वांटिटी एडजेक्टिव में हम सिर्फ पढ़ेंगे सम और एनी, फिलहाल इतना ही पढ़ेंगे। इसमें फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द फ्यू, ये सब भी आएगा, पर वो सब बाद में देखेंगे। फ्यू वर्सेस लिटिल का एक छोटा सा मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आप समझो सम वर्सेस एनी। तो अगर सम और एनी को रूल से पढ़ोगे ना, तो दो नियम है इसके पढ़ने, दो चीज़। सम यूज्ड इन पॉजिटिव सेंटेंस, यानी कि जो सम है ना, इसका यूज पॉजिटिव सेंटेंस में की जाती है। पॉजिटिव सेंटेंस आपको पता है क्या होता है। एनी यूज्ड इन बोथ, बोथ मतलब दोनों, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एनी का यूज निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम करेंगे। ठीक है, इतना एक रूल है। फिर यहाँ समझो, आई हैव सम या फिर एनी एप्पल इन माई बैग। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर समझो तो इस सेंटेंस का कहने का मतलब है मेरे पास कुछ या फिर कोई एप्पल है मेरे बैग में। ठीक है, फिलहाल मीनिंग पे नहीं जाना, फिलहाल अब रूल पे समझो, जो रूल पढ़ाया जाता है, जो रूल बुक में होता है। पॉजिटिव सेंटेंस में सम का यूज करेंगे, और निगेटिव और इंट्रोगेटिव में एनी का यूज करेंगे। ये सेंटेंस कैसा है, इसमें बताया जा रहा है ना तो नोट, नन, ये सब जो वर्ड आया है, यानी कि निगेटिव वर्ड कोई नहीं आया, और उसके बाद इस पर प्रश्न भी नहीं हो रहा है, तो ये सेंटेंस क्या है, ये पॉजिटिव है। ठीक है, ये सेंटेंस क्या पॉजिटिव है, तो इसमें आप बोल दोगे सम का यूज होगा, एनी का यूज नहीं होगा। ठीक है, मैंने मान लिया। देयर इज सम या फिर एनी मिल्क इन दिस फ्रिज, यहाँ पे भी बोल रहा हूँ ये सेंटेंस पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव सेंटेंस। कैसे, इसमें नोट मतलब निगेटिव वर्ड कोई नहीं आया, और इसमें प्रश्न भी नहीं पूछ रहा। ठीक है, तो यहाँ पे सब मार दिया, ये काट दिया। ठीक है, यहाँ पे समझो, आई डोंट हैव सम या फिर एनी मनी इन माई बैग। यहाँ पे देख रहा है डोंट मतलब का डू नॉट, डू प्लस नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, डोंट। ठीक है, ये चीज़ भी आगे देखेंगे सब्जेक्ट पर एग्रीमेंट की बात है। आई डोंट हैव सम या फिर एनी मनी इन माई वॉलेट, इसका मतलब होगा
मेरे पास कुछ या फिर कोई पैसा नहीं है वॉलेट में। देन निगेटिव है, यहाँ पे एनी लगा दिया, मैंने मान दिया। आई हैवंट मतलब हैव प्लस नॉट का ये शॉर्ट फॉर्म है। हैवंट क्या होता है? हैव प्लस नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? इसका शॉर्ट फॉर्म होता है हैवंट। ठीक है। आई हैवंट रीड सम या फिर एनी बुक्स दिस मंथ। इन दिस मंथ कर दो, इन दिस मंथ, इस मंथ में मैंने कोई भी बुक नहीं पढ़ा। चलो ठीक है, निगेटिव बातें कर रहे हैं, ये कर दिया। बट सिर्फ इतना होता तो मैं मान लेता। अब यहाँ पे एक अपसेप्शन में दे देगा, यानी कि अपवाद में देगा। अपवाद में दे देगा, क्या देगा? अगर खाने पीने का चीज़ ऑफर करने के लिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस की यूज किया जाए तो वहाँ सम का यूज होगा। फिर समझाओ, सम का यूज कहाँ किया कर? पॉजिटिव सेंटेंस में। सीधा सीधी लिखा है, सम का यूज पॉजिटिव सेंटेंस में कर दें। बट अपवाद में दे देगा, एक अलग से रूल बनाएगा कि भैया अगर खाने पीने का चीज़, मतलब कुछ खाने पीने वाला चीज़ हो, उसका ऑफर करने के लिए, मतलब कोई खाने पीने की चीज़ है जिससे बोल रहा है कि आप कुछ खाने लेना चाहेंगे, तो इसमें अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज करें उसमें भी हम सम का यूज कर सकते हैं। क्यों? अभी तो बोला पॉजिटिव में सम का यूज होता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव में नहीं होता। बट फिर अब बाद में लिख दे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के यूज में भी सम का यूज कर सकते हैं। कब? जब खाने पीने का चीज़ हो। दोनों रूल मैच नहीं कर रहा, तो सीधा सीधी बात यह है कि हम सम के बारे में भी तो बढ़िया से समझे नहीं। जब समझ जाएंगे ना तो इस रूल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर दूसरा रूल समझो, अगर किसी से कुछ अपनी अपेक्षा से कुछ मांगते हो तो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सम का यूज होगा। फिर वही बात, पहले बात आप बोल रहे हो कि पॉजिटिव सेंटेंस में सम का यूज करेंगे, इंट्रोगेटिव निगेटिव में हम एनी का यूज करेंगे। दूसरा में यहाँ भी सम का यूज करवा रहे हो, यहाँ भी सम का यूज करवा रहे हो, दिक्कत है हाँ है काम। तो आप समझो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, आप ऐसे समझो, एक होता है सम और एक होता है ये दो वर्ड। सम का हिंदी मीनिंग है कुछ, और एनी का मीनिंग है कोई। तो अगर वो चीज़ याद ना रहे ना, अगर ये रूल याद नहीं है, ये जो अपसेप्शन है ये याद नहीं है, तो आप यहाँ से आप अपना ट्रिक लगाओ कि सम का मीनिंग होता है कुछ और एनी का मीनिंग क्या होता है? कोई। क्या सम का मतलब क्या होता है? कुछ। एनी मतलब होता है कोई। अब यहाँ पे सिंपल से चीज़ ये देखना है कि अगर पढ़ के देखो, सेंटेंस के पढ़ो, उसके बाद समझो क्या वहाँ पे कुछ का ज़रूरत है या फिर कोई का ज़रूरत है। समझ रहे हो? कुछ और कोई में तो पता चलता होगा ना आप लोग को। तो ये चीज़ फिर मिटा दो। देखो सुनो, आप बोल रहे हो आई हैव सम या फिर एनी एप्पल इन माई बैग। तो सम का मतलब क्या होता है? कुछ, और एनी का मतलब होता है कोई। अब यहाँ पे क्या कहना चाहोगे? मेरे पास कोई भी एप्पल यानी कि सेब है मेरे बैग में, या फिर मेरे पास कुछ सेब है मेरे बैग में? आप क्या कहना चाह रहे हो? कुछ लगाओगे या फिर कोई लगाओगे? मेरे पास कुछ एप्पल है मेरे बैग है, मेरे पास कुछ सेब है मेरे बैग में, तो क्या होगा? कुछ होगा, ये नहीं। समझो, देयर इज सम मिल्क या फिर एनी मिल्क इन दिस फ्रिज। मतलब कहना चाह रहा हूँ फ्रिज में कुछ मिल्क है या फिर कोई मिल्क है। आप समझो, सम का मतलब होता है क्या होता है? कुछ, और एनी का मतलब क्या होता है? कोई। आप क्या कहना चाहोगे? फ्रिज में कुछ दूध है या फिर कोई दूध है? भाई कोई दूध कैसे बोलोगे यार, कुछ ही बोलोगे ना, तो इसका नहीं होगा। मीनिंग आप समझो, ये वो हो ना इंग्लिश लैंग्वेज है, एग्जैक्ट हिंदी को इंग्लिश करो आप, इंग्लिश सुधर जाएगी। बस थोड़ा बहुत कुछ इसका रूल है। ठीक है, तीसरा सेंटेंस, आई डोंट हैव सम मनी या फिर एनी मनी मेरे वॉलेट। मेरे पास कुछ पैसा नहीं है मेरे वॉलेट में या फिर कोई पैसा नहीं है मेरे वॉलेट में। आप क्या कहना चाहोगे? कोई पैसा नहीं है मेरे वॉलेट में कहना चाहोगे? हो सकता है यहाँ आप दोनों से वो लगता होगा, मेरे पास कुछ पैसा नहीं है मेरे पर्स में,
या फिर मेरे पास कोई पैसा नहीं है मेरे पास, बट यहाँ पे क्या लगेगा, ये नहीं लगेगा। ठीक है। आई हैवंट रीड सम या फिर एनी बुक इन दिस मंथ। इसका मतलब था कुछ, इसका मतलब था कोई। अब आप मुझसे बताओ, मैं कुछ किताबें नहीं पढ़ा हूँ इस मंथ में, या फिर कोई भी किताबें नहीं पढ़ा इस मंथ में, क्या कहना चाह रहे हो यार? कोई भी किताब नहीं पढ़ा हूँ इस मंथ में, जैसे आप समझो कोई इंसान है जिसको किताब पढ़ने की लत लगा है, वो हमेशा किताब पढ़ते रहता है। अब वो क्या आप कह रहा है, भाई इस महीने में मैंने कोई भी किताब नहीं पढ़ पाया। ठीक है, तो क्या लगेगा, कोई लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, सीधा सीधी बात है मीनिंग। जैसे आप समझो, सम का मीनिंग क्या होता है, कुछ, और एनी का मीनिंग क्या होता है, कोई। ठीक है, तो आप यहाँ पे समझो, देखो यहाँ पे जो दूसरा अपवाद था ना, अगर किसी को खाने पीने की चीज़ ऑफर करने के लिए, खाने पीने की चीज़ या फिर कुछ भी ऑफर करने के लिए इंटरोगेटिव में यूज किया जाए तो उसका सम का यूज करेंगे। अब यहाँ क्या है, वुड यू लेंड मी, क्या आप मुझे देंगे कुछ पैसे या फिर कोई पैसे, क्या लगा, इसका मतलब होता है कोई, इसका मतलब होता है कुछ। तो वुड यू लेंड मी, यहाँ पे वुड हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, लेंड मेन वर्ब हो गया। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे समझो क्या लगाओगे, क्या आप कुछ पैसा देंगे मुझे, या फिर क्या आप कोई पैसा देगा मुझे, ऐसा बोलना चाहोगे ना, क्या आप कुछ पैसा देंगे मुझे। हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा, सम होगा, ना कि एनी। जैसा आई कैन डू सम या फिर एनी वर्क फॉर माई ब्रदर्स, ये सब दो भाई हो। अब क्या बोल रहा हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ अपने भाई के लिए, या फिर कुछ कर सकता हूँ मैं अपने भाई के लिए। यहाँ पे क्या लगाओ, एनी मतलब होता है कोई, और सम मतलब होता है कुछ। यहाँ पे क्या लगाओगे, मैं कुछ कर सकता हूँ अपने भाई के लिए, और एक वर्ड आएगा सम, समथिंग और एनीथिंग। जब एनीथिंग होगा तो यहाँ पे इसका मतलब होता है कुछ भी। तो इस चीज़ को भी हम नहीं देखेंगे, इस चीज़ को हम आगे देखेंगे, जब सेंटेंस आगे देखेंगे तो वहाँ पे देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप क्या लगेगा, मैं कुछ कर सकता हूँ अपने भाई के लिए, फिर कोई भी कोई कर सकता हूँ अपने भाई के लिए, कुछ कर सकता हूँ। इफ़ यू हैव सम, अब यहाँ पे देखो, इफ मतलब होता है अगर, यू हैव सम या फिर एनी प्रॉब्लम, यू कैन टेल मी, यू कैन टेल मी, तुम मुझे बता सकते हो। इस सेंटेंस का मतलब ये होगा कि अगर तुम्हारे पास कोई प्रॉब्लम हो या फिर कुछ प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे बता सकते हो। तो यहाँ पे दोनों सही हो सकता है, मीनिंग आप समझ रहे हो। अगर तुम्हारे पास, जैसे आप समझो कोई जनरली बात कर रहा है, जनरली मतलब समांतर पर बात कर रहा है कि भाई तुम्हारे पास कुछ दिक्कत हो ना तो मुझे बताना, मैं यही हूँ। ठीक है, और एक बोल रहा है भाई तुम्हारे पास कुछ भी, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर कोई प्रॉब्लम हो मुझे बताना, समझ रहे हो। इसका मतलब हो गया कोई प्रॉब्लम, कोई, इसका मतलब तो कुछ। एक बोल रहा है तुम्हारे पास कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बताना, एक बोल रहा है तुम्हारे पास कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, दोनों सही है। यहाँ पे दोनों, तो मोटा मोटी बात ये समझना है, ये जो सम है ना, और ये नहीं, इसका मीनिंग होता है कुछ, और एनी का मीनिंग होता है कोई। ठीक है, तो जहाँ पे आपको लगे कुछ का मीनिंग देंगे वहाँ पे सम लगा दो, जहाँ पे आपको लगे एनी का मीनिंग देंगे वहाँ पे एनी लगा दो, कोई का मीनिंग देंगे वहाँ पे एनी लगा दो, सिंपल सा चीज़ है, मतलब। अब हम लोग पढ़ेंगे एडजेक्टिव नंबर 8, इसके बाद इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव पढ़ के आज खत्म ही कर देंगे अपने लेक्चर। ठीक है, तो पढ़ने वाले एडजेक्टिव ऑफ नंबर, समझो एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता क्या। तो आप लोग सबसे पहला चीज़ ये बताओ, नंबर का मतलब होता क्या, संख्या। तो सीधा सीधी बात है, जहाँ संख्या की बात करते हो ना
उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ठीक है, जहाँ संख्या की बात करता हो, नंबर की बात करता हो, उसे एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहता है। इसको हम दो भागों में बांटते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर को कितने भागों में बांट दिए? दो भागों में। पहला कार्डिनल, दूसरा ऑर्डिनल। तो कार्डिनल और ऑर्डिनल में अंतर है। कार्डिनल में ये सब आ जाता है, जैसे 1 2 3 ये सब आ जाते हैं। और ऑर्डिनल में आ जाता है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जितना भी ये सब कैटेगरी वाली बात आ जाता है। जैसे कार्डिनल और ऑर्डिनल में अंतर क्या? जैसे 1 का मतलब होता है एक, फर्स्ट का मतलब होता है प्रथम, 2 का मतलब होता है दो, सेकेंड का मतलब होता है दूसरा, 3 का मतलब होता है तीन, और थर्ड का मतलब होता है तीसरा। ठीक है, तो मुझे लगता है अगर आप हिंदी मीडियम को, तो आपको ये चीज़ समझाना नहीं पड़ेगा कि एक और प्रथम में क्या अंतर है, दो और दूसरा में क्या अंतर है, तीन और तीसरा में क्या अंतर है। जैसे मैं बोल रहा हूँ आई हैव थर्ड पेन्स, मेरे पास मैं बोल रहा हूँ मेरे पास 3 पेन है, यानी कि 3 पेन है। और मैं बोल रहा हूँ मेरे पास तीसरा पेन है, यानी कि समझो, एक मैं बोल रहा हूँ आई हैव थर्ड, एक मैं बोल रहा हूँ आई हैव 3 पेन्स। समझ रहे हो? दोनों सेंटेंस का मतलब क्या होगा? आई हैव थर्ड पेन और आई हैव 3 पेन का मतलब क्या होगा? पेन नंबर 1 2 3 4 5, ये पेन नंबर 1, और ये पेन की संख्या हो गया, यानी कि 5 पेन है। पेन नंबर 1 2 3 4 5। अब मैं बोल रहा हूँ आई हैव थर्ड पेन, यानी कि तीसरा पेन मेरे पास है। ठीक है, आई हैव थर्ड पेन यानी कि तीसरा पेन, एक ही पेन है लेकिन कौन सी नंबर वाली? तीसरा पेन, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर लग। क्यों? क्योंकि मैं बोल रहा हूँ आई हैव थर्ड पेन। ठीक है, अब बोल रहा हूँ आई हैव 3 पेन, मतलब मेरे पास 3 पेन है, यानी कि एक ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, या फिर ये हो सकता है। ये मतलब इन 5 पेन में से मेरे पास कोई भी 3 पेन है, तो बोल रहे आई हैव 3 पेन। अगर मैं बोल रहा हूँ आई हैव थर्ड पेन, तो मेरे पास तीसरा पेन है। समझ रहे हो? तो 1 2 3 में अंतर क्या हुआ? इतना समझ गया। दूसरा से समझो, जब भी ऑर्डिनल और कार्डिनल का यूज एक साथ करेंगे, तो पहले ऑर्डिनल के रखेंगे, फिर कार्डिनल के रखेंगे। फर्स्ट में किसको रखेंगे? ऑर्डिनल, और सेकेंड में रखेंगे कार्डिनल। और हमेशा ऑर्डिनल के पहले डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग होता है, जैसे यहाँ पे मैंने नहीं किया था। अब डिफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग क्यों होता है, एक मैं थोड़ा मोटा मोटी में बताता हूँ। आर्टिकल कितने होते हैं? ए एन और द, ए एन द आर्टिकल। ये जो ए एन है ना, ये एन इनडिफिनिट हो गया, और ये जो द है ना, ये डिफिनिट हो गया। ये क्या हो गया? डिफिनिट हो गया, यानी कि ए एन हो गया अनिश्चित और द हो गया निश्चित। समझ गए? तो अब समझो, इसके पहले द का प्रयोग होता है, इसके पहले द का प्रयोग नहीं होता। क्यों? क्योंकि ऑर्डिनल, जैसे बोल रहा हूँ मेरे पास थर्ड पेन है, कंफर्म है कि मेरे पास तीसरा ही पेन है। जैसे 5 पेन मैंने रखा था, पेन नंबर 1 2 3 4। अब मैं बोल रहा हूँ आई हैव द थर्ड पेन, मेरे पास तीसरा पेन है, तो कंफर्म है 5 में से जो तीसरा नंबर पर पेन है वो मेरे पास है। पर मैं बोल रहा हूँ मेरे पास 3 पेन है, 3 पेन है, तो मेरे पास कोई भी 3 पेन हो सकता है। तो यह निश्चित होगी, इसके पहले दा का प्रयोग नहीं होगा। जब आर्टिकल में पढ़ेंगे तो बढ़िया से समझ लेंगे कि दा का प्रयोग कहाँ होगा, कहाँ नहीं। ठीक है,
यहाँ पे आपको याद रखना कि जब भी ऑर्डिनल एडजेक्टिव का यूज होगा तो उसके पहले द का यूज होगा, और अगर ऑर्डिनल और कार्डिनल दोनों का यूज एक साथ करेंगे ना, तो पहले एक नंबर पर ऑर्डिनल का यूज करेंगे, दूसरे पर कार्डिनल का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे आप सेंटेंस सुनिए, मेरे पास ये 4 सेंटेंस है। ठीक है, तो पहले ये 4 मैं करवाऊंगा, उसके बाद ये 3 आपको करना है। ठीक है, तो आप सुनो, मैंने पहले की चीज़ क्या बताया, आई हैव सोल्व्ड, मैंने सोल्व कर चुका हूँ। सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, सोल्व हो गया मेन वर्ब, जो कि V3 में लिखा है। ठीक है, 5 क्वेश्चन, ये 5 क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। कौन सा एडजेक्टिव हो गया, कार्डिनल, जो कि क्वेश्चन की विशेषता बता रहा है। ठीक है, और ये हो गया ऑब्जेक्ट, नाउन, ये प्रीपोजिशन हो गया और प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया, और ये जो दिस है ना, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि इसके बाद नाउन चैप्टर आ रहा है। ठीक है, तो आई हैव सोल्व्ड 5 क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। इस सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि मैंने इस चैप्टर को 5 क्वेश्चन सोल्व कर लिया। जैसे कि मान लो इस चैप्टर में 100 क्वेश्चन है, उनमें से ये 5 क्वेश्चन सोल्व किया, और मुझे नहीं पता कौन से 5 क्वेश्चन सोल्व किया। 5 क्वेश्चन 20 से कर लिया, या 5 क्वेश्चन शुरू से कर लिया, या 5 क्वेश्चन लास्ट से कर लिया, या फिर कहीं कहीं उठा के कर लिया, एक शुरू से, एक लास्ट से, एक 20 से, यहाँ वाला 10 उठा के कर लिया। वो चीज़ तो ये क्लियर किया नहीं। ये क्या सिर्फ बोल रहा है कि मैंने 5 क्वेश्चन सोल्व कर लिया इस चैप्टर का। बट दूसरा सेंटेंस जो आई हैव सोल्व्ड, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये मेन वर्ब। आई हैव सोल्व, मैंने सोल्व किया लास्ट 6 क्वेश्चन। इससे मुझे पता चल रहा है लास्ट का 6 क्वेश्चन विथ कुणाल, प्रीपोजिशन हो गया, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, विथ कुणाल के साथ। अब इस सेंटेंस में दिक्कत ये है भैया, ये जो लास्ट है ये है ऑर्डिनल, और ये 6 है, ये है कार्डिनल। तो पहला चीज़ हम बताए थे, पहले ऑर्डिनल आएगा फिर कार्डिनल आएगा। ठीक है, पहले ऑर्डिनल आ गया फिर कार्डिनल आ गया। दूसरा चीज़ हम क्या बताए थे, ये जो आर्टिकल द है ना, ये हमेशा ऑर्डिनल के साथ आता है, ना कि कार्डिनल के साथ, क्योंकि कार्डिनल अनिश्चित है। कार्डिनल जैसे कि यहाँ पे सिर्फ मैंने कार्डिनल का यूज किया, आई हैव सोल्व 5 क्वेश्चन, मैंने 5 क्वेश्चन सोल्व किया। तो यहाँ पे निश्चित नहीं है ना कि कहाँ के 5 क्वेश्चन सोल्व किया, शुरू की किया, लास्ट के किया, बीच के किया, ये क्लियर नहीं करेंगे ना। बट यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि लास्ट 6 क्वेश्चन। अब ये जो दिक्कत ये है कि जो आर्टिकल द है ना, ये कार्डिनल का साथ नहीं लगेगा, ये हमेशा साथ किसके आएगा, ऑर्डिनल का। तब इसे सुधारे कैसे, तो इस सेंटेंस को सुधारने का मेथड है कि ये जो द है ना, इसको उठा के आप यहाँ कर दो, यहाँ पे लिख दो द लास्ट 6। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना, अब इस सेंटेंस का मतलब है आई हैव सोल्व्ड द लास्ट 6 क्वेश्चन। आई हैव सोल्व्ड द लास्ट 6, ये जो द लास्ट है ना, जैसे मान लो 100 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके 94 95 96 97 98 99 100, ये 100 क्वेश्चन है। अब ये क्या बोल रहा है भैया कि मैंने लास्ट के 6 क्वेश्चन सोल्व किया कुणाल के साथ। तो लास्ट मतलब क्या, 1 2 3 4 5 6, ये जो 95 से ले के 100 तक है ना, ये हो गया लास्ट, क्योंकि 100 क्वेश्चन है एक चैप्टर में, 100 क्वेश्चन सोल्व किया। तो इससे क्लियर कर रहा है कि मैंने कुणाल के साथ लास्ट के 6 ही क्वेश्चन किया। ठीक है, इसलिए द आर्टिकल लास्ट, ये सब समझो। मैं बोल रहा हूँ आई हैव थर्ड पेंस। अब इस सेंटेंस में दिक्कत क्या है, पहले सेंटेंस को तोड़ो, उसके बाद समझते हैं सेंटेंस में दिक्कत। ये हो गया सब्जेक्ट, और ये मेन वर्ब की तरह से विशेषता बता रहा है, जिसका पोजीशन दर्शा रहा है कि मेरे पास है। इस चीज़ पे ध्यान मत दो। थर्ड मतलब हो गया तीसरा, पेंस मतलब हो गया कलम, और इसके प्लुरल हो गया कलम। अब
थर्ड की दिक्कत ये है कि थर्ड एक निश्चित है, थर्ड एक निश्चित संख्या, जैसे पेन नंबर 1, पेन नंबर 2, पेन नंबर 3, पेन नंबर 4, पेन नंबर 5, पेन नंबर 6, ऐसे ऐसे से अनंत तक जा रहा है। ठीक है, अब बोल रहा है मेरे पास तीसरा पेन है, यानी कि तीसरा कोई एक ही पेन हो सकता है। तो पहली बात तो या तो पेन से सिंगुलर कर दो या फिर थर्ड को 3 कर दो। अब मुझे क्या करना, आप जैसे सुधारना आपका इच्छा, जैसे मर्जी वैसे सुधार दो आप इसे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो आई हैव थर्ड पेन। अब इस सेंटेंस का मतलब हो गया कि मेरे पास तीसरा पेन है, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो आई हैव थ्री पेन्स। अब इस सेंटेंस का मतलब हो गया कि इसके पास 3 पेन। तो मुझे लगता है मीनिंग के अकॉर्डिंग यही देना चाह रहा हूँ कि मेरे पास 3 पेन है, ना कि मेरे पास तीसरा पेन है। ये थोड़ा awkward लगता भी है। ठीक है, तो आप इसे थर्ड को 3 कर दो या फिर पेन्स को पेन कर दो, कहीं से भी आप सुधार सकते हो। तीसरा चौथा सेंटेंस आप सुनो, आई हैव द 3 थर्ड पेन्स। दिक्कत ये है कि ये कहना चाह रहा है कि मेरे पास थर्ड तीसरा पेन है, मेरे पास थर्ड 3 पेन है। जैसा आप समझो, बहुत सारा पेन है। ठीक है, पेन 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8, या फिर रुक जाए 1 मिनट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, ये समझ लो मेरे पास पेन है। हाँ, आप इसे 3 भागों में बांट दो, 3 3 3 3 3। अब ये कहना ये कह रहा है कि आई हैव द 3। अब दिक्कत ये है ना, 3 है कार्डिनल, 3 है कार्डिनल। कार्डिनल के पहले द आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। किसका प्रयोग होगा पहले? ऑर्डिनल का। तो ऑर्डिनल को यहाँ लाओ। अब ऑर्डिनल को द के बाद लाना है, 3 के पहले ये क्यों लाना है? क्योंकि कार्डिनल का प्रयोग जो होता है ना, ऑर्डिनल का बाद होता है। कार्डिनल का प्रयोग ऑर्डिनल का बाद होता है। क्यों होता है मैं भी बताऊंगा। तो इस सेंटेंस कैसे सोच रहे, आई है द थर्ड 3 पेन। अब यहाँ पे पेन्स क्यों आया? क्योंकि 3 पेन की बात कर रहा है। कौन से 3 पेन? तीसरा 3 पेन। जैसा आप समझो, पार्ट में बांट दिया, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5। अब ये सेंटेंस कहना क्या चाह रहा है? सेंटेंस कहना चाह रहा है मेरे पास तीसरा 3 पेन है। जैसे पहला 3 पेन ये हो गया, दूसरा 3 पेन ये हो गया, तीसरा 3 पेन ये हो गया। तो ये जो तीसरा 3 पेन है यही मेरे पास है। आई हैव द थर्ड 3 पेन्स। ठीक है, तो यहाँ पे पेन्स क्यों लगा? क्योंकि 3 पेन है इसीलिए प्लूरल लग गया। और ये थर्ड मतलब तीसरा 3 पेन है। समझ रहे हो? आप यहाँ पे समझो, यहाँ पे आप समझो, मैं यहाँ पे अच्छा से लिखता हूँ। आई हैव अब यहाँ पे आप समझो कि जो थर्ड है ना, ये थर्ड है ना, वो 3 के पहले क्यों आता है? क्यों आता है आप समझो। मैं बोल रहा हूँ मेरे पास तीसरा 3 पेन है। तो जो तीसरा है, जो बोल रहा हूँ तीसरा, ये जो थर्ड पेन, थर्ड 3 के लिए ही तो आया ये। जैसा आप बोल रहे हो, मैंने लास्ट के 6 क्वेश्चन सोल्व किया। तो ये जो लास्ट है वो 6 पेन की विशेषता बता रहा है। हाँ, तो ये जो है ना थर्ड, ये इसके बारे में बता रहा है कि मेरे पास तीसरा 3 पेन है, इसलिए इसका पहले आ रहा है। और जो द है ना, इसको क्लियर कर रहा है कौन से पेन है? तीसरा है, इसलिए इसका पहले द आ रहा है। तो मोटा मोटी आपको समझना है, जब ऑर्डिनल कार्डिनल के एक साथ लिखना हो तो पहले किसको लिखेंगे? ऑर्डिनल को लिखेंगे, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सब जो वर्ड है वो पहले लिखेगा, उसके बाद कार्डिनल लिखेगा। ठीक है, और ऑर्डिनल जब भी अब प्रयोग होगा उसके पहले हमेशा आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल द का यूज होगा। अगर ये इतना कर लिए तो आप ये मेन सेंटेंस है ये कर दो, इसमें दिक्कत क्या है? वीडियो के रोको, पॉज करो यहाँ पे वीडियो के, उसके बाद ये चीज़ करो आप।
चलो करते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या होगा? सब्जेक्ट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सब्जेक्ट, ठीक है। और दिक्कत ये है ना इस सेंटेंस में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिख दिया। अब दिक्कत ये है कि फर्स्ट जो है ना ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर में कौन सी है? ऑर्डिनल। यानी कि ये क्लियर करता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम प्रेसिडेंट इंडिया का था। जैसे कोई लिख दे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या फिर वाज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लोग सीधे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया के प्रेसिडेंट थे, तो क्लियर नहीं हो रहा है ना कौन से प्रेसिडेंट थे। बट अगर फर्स्ट लिख रहे हो ना तो वहाँ पे क्लियर हो रहा है कि प्रथम प्रेसिडेंट है, प्रथम राष्ट्रपति थे। तो इसके पहले आर्टिकल दा का यूज होना चाहिए, जो कि नहीं होगा। तो इसके पहले आर्टिकल दा का यूज होगा, क्यों होगा? क्योंकि क्लियर कर रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इज के जगह मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर होगा, आप यहाँ पे वाद लगाओ यार। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, ठीक है। दूसरा, शी इज सेकेंड पर्सन दैट पास दिस एग्जाम। अब बोल रहा है कोई लड़कियाँ, उसके बारे में बोल रहा है कि वह दूसरा पर्सन है जिसने इस एग्ज़ाम को पास किया, ठीक है। इसके पहले एक ही किया था, उसके पहले कोई नहीं किया था, ठीक है। उसके पहले सिर्फ एक किया था, ये कहना चाह रहा है वो दूसरा। तो दिक्कत ये है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये ऑर्डिनल है, ऑर्डिनल के पहले हमेशा आर्टिकल दा का यूज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप मुझे बताओ कि यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज क्यों था? क्योंकि बताया गया था जब भी द का यूज होता है और स्पेसिफिक कर दिया जाता है तो आर्टिकल रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज होगा, ठीक है। तीसरा सेंटेंस आप समझो, वी हैव सोल्व्ड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। अब यहाँ पे क्या लिखा? सोल्व 5 द फर्स्ट। दिक्कत ये द फर्स्ट तो सही है, बट ये जो 5 है ना यहाँ पे, इसको यहाँ पे आना चाहिए ऑर्डिनल के बाद थी, तो ये तो गलत है। द 5 कार्डिनल है, उसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा, कार्डिनल के पहले होगा, गलत, ऑर्डिनल के पहले होगा। द फर्स्ट 5 ये ऑर्डिनल हो गया, ये कार्डिनल हो गया, और इसके बाद कार्डिनल, ठीक है। कार्डिनल के पहले आर्टिकल द, ये सही हो सकता है। फर्स्ट ऑर्डिनल है, द कार्डिनल, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन संख्या सी यहाँ पे क्या होगा? द फर्स्ट 5। अब इस सेंटेंस का मतलब क्या है? आई हैव सोल्व, मैंने सोल्व कर चुका हूँ द फर्स्ट 5 क्वेश्चन, पहले 5 क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज का प्रथम 5 क्वेश्चन जो है, जिसे क्वेश्चन क्या 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये जो 5 है ना 1 से 5 था, ये सोल्व कर चुका है, ये सोल्व हो चुका है। ये कहना चाह रहा है कि हम लोग पहले इस चैप्टर का पहला 5 क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं, ठीक है। अगर आप लोग को इतना समझ में आ गया कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर को हम 2 भागों में बांटे थे, ऑर्डिनल और कार्डिनल। ऑर्डिनल जो निश्चित को बताता है, कार्डिनल जो गिनती को बताता है। जैसे ऑर्डिनल में क्या आता है? फर्स्ट, सेकेंड, ऑर्डिनल में क्या आता है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अब कार्डिनल में क्या आता है? 1 2 3, ये हो गया कार्डिनल। और ऑर्डिनल के हमेशा पहले आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल दा का प्रयोग होगा, कार्डिनल के पहले दा का प्रयोग नहीं होगा, कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, समझ रहे हो? कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। और जब भी ऑर्डिनल और कार्डिनल एक साथ आए तो पहले ऑर्डिनल का प्रयोग करना है, उसके बाद कार्डिनल का प्रयोग करना है। और द हमेशा ऑर्डिनल के पहले आएगा, क्योंकि ऑर्डिनल के लिए आ रहा है तो हमें ऑर्डिनल के पहले ही आएगा, कार्डिनल का बाद, कार्डिनल के पहले नहीं आएगा, ठीक है। अब लास्ट एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का पार्ट का लास्ट आप देखो,
इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या होता है? इंट्रोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक। तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव से इतना पता चल रहा है कि प्रश्न पूछने का बात करेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्वेश्चन तो करेगा। बट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी पढ़े थे, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी है, तो आप समझो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। जब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा ना तो व्हाट, हुज, व्हिच, ये सब जैसे ऐसा वर्ड है उसके बाद वर्ब होगा, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब, जो भी वर्ब होगा, यानी कि ये सब्जेक्ट बनेगा। बट जब इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा ना तो एडजेक्टिव कभी भी सब्जेक्ट नहीं बनता है। तो व्हाट, हुज और व्हिच, ये सब के बाद कोई नाउन आया, समझ गया? तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव यानी कि वो सब्जेक्ट नहीं बनेगा, डायरेक्ट क्वालिफाई करेगा। तो व्हाट का मतलब क्या होता है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव आप समझ गए। व्हाट का हिंदी होता है क्या, और व्हिच का मतलब होता है किसका, और इसका किसका। अब दिक्कत दोनों में है, दोनों का मीनिंग किसका है, तो हम प्रयोग किसका करेंगे भाई साहब? किसका किसका दोनों का मीनिंग है, तो किसका प्रयोग करेंगे? दिक्कत तो ये है, रीजन भी है, दोनों का अंतर ही है। व्हिच का यूज होगा एनिमल, थिंग, ये सब चीज़ों के लिए हम व्हिच का यूज करेंगे। जहाँ पे हम सिलेक्शन करेंगे, एनिमल का सिलेक्शन करें या थिंग का सिलेक्शन करें, वहाँ पे व्हिच का प्रयोग करेंगे। बट जहाँ पे हुज होगा ना वहाँ पे पर्सन का सिलेक्शन, ठीक है, समझ लो, ये सब समझो। व्हाट मैटर इन दिस, क्या समस्या है, क्या समस्या है, या क्या समस्या है, या ठीक है। तो व्हाट के बाद नाउन आ रहा है, डायरेक्ट समझना, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। व्हाट प्लान हैव यू मेड, क्या प्लान है तुम्हारा, या फिर क्या प्लान बनाया तुम। तो व्हाट क्या है? व्हाट इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, क्यों? क्योंकि इसके बाद जो प्लान है ना वो नाउन है, ठीक है। हुज पेन इज दिस, किसका पेन है, समझ लो। अब यहाँ पे आप समझाओ, हुज के बाद नाउन आ रहा है तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा। अब यहाँ पे समझो, दोनों सिलेक्शन की बातें करता है, हुज भी सिलेक्शन की बात करता है, विच भी सिलेक्शन की बात करता है, बट यहाँ पे हुज क्यों लगा? इस सेंटेंस का पहला मतलब समझो, इसका मीनिंग निकालो। हुज पेन इज दिस, मतलब पेन किसका है, पेन किसका है ये, या फिर किसका है, इसका ये मतलब। तो सिंपल सी बात आप समझो कि हुज पेन इज दिस का मतलब हो गया ना, पेन एक ही है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स है या फिर बहुत सारे लोग हैं, उनमें से पूछ रहा है ये पेन किसका है, तो यहाँ पे क्या पेन का सिलेक्शन हो रहा है? नहीं, इंसान का सिलेक्शन हो रहा है कि किसका पेन है। कोई तो बहुत सारे इंसान है वहाँ पे, बहुत सारे स्टूडेंट है वहाँ पे, उसका स्टूडेंट का सिलेक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे इंसान का सिलेक्शन हो रहा है हुज। हुज क्लोथ आर यू वॉशिंग, मतलब किसका क्लोथ तुम धो रहे हो। अब मज़े वाली बात यह है कि आप ये सेंटेंस तोड़ो, थोड़ा कुछ सीख तो मिलेगा यहाँ पे। तो हुज हो गया इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है, और क्लोथ हो गया नाउन, आर हो गया हेल्पिंग वर्ब, और वॉशिंग हो गया मेन वर्ब। वॉशिंग मतलब धो रहा है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है जो इसका विशेषता बता रहा है वॉशिंग। अब आप मुझे बताओ, हु, यू और क्लॉथ, अब सब्जेक्ट किससे बनाओगे? अब जनरली आपको ये सिखाया जाता है, या फिर जनरली आप ये समझते हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बाद पहले सब्जेक्ट आता है। यार हेल्पिंग वर्ब के पहले क्लॉथ आ गया, मेन वर्ब के बाद पहले यू आ गया, अब किससे सब्जेक्ट बनाओगे? तो मैंने क्या बताया, सब्जेक्ट कौन होता है? जो काम को करता है। क्या क्लॉथ तुमको धो रहा है या तुम क्लॉथ को धो रहा है? यानी कि कपड़े तुम्हें धो रहा है या कपड़ा को तुम धो रहे हो? भाई तुम धो रहे हो ना कपड़े को, पहले यूज हो गया, उससे पहले क्या है? धोने वाला काम तो तुम कर रहे हो। तो यू हो गया अपना सब्जेक्ट और ये हो गया ऑब्जेक्ट, समझ रहे हो? ये सब समझो। हुज इज दिस पेन, जैसे हम क्या बताए थे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी होता है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी होता है, बट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा तो हाँ सब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, और ये सिर्फ विशेषता बताएगा, क्वालिफाई करेगा, इसके आगे नाउन आएगा, प्रोनाउन आएगा, उसे क्वालिफाई करेगा, ठीक है। तो हुज
इज दिस पेन। देखो हुज और विच इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बने या फिर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बने, काम दोनों का सेम है। हुज इंसानों के लिए आ रहा है, विच वस्तुओं के लिए आ रहा है, ठीक है। तो आप इस पेन के अनुसार यहाँ विच मत लगा देना, पेन के लिए नहीं लगा, ये लग रहा है इंसान के लिए, इंसान का सिलेक्शन हो रहा है। हुज दिस पेन, क्या किसका पेन है, ठीक है। तो हुज लगा इंसान के लिए, और इसके बाद वर्ब आ रहा है यानी कि सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। ये पेन ऑब्जेक्ट बनेगा, हाँ, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बनेगा क्योंकि इसके बाद नाउन आ रहा है, और ये सब्जेक्ट बनेगा। विच सॉन्ग आर यू सिंगिंग, फिर यहाँ वही बात, सॉन्ग पहले आ रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब है, सिंगिंग मेन वर्ब हो गया। यू का सब्जेक्ट बनाएगा या फिर सॉन्ग का, किसको सब्जेक्ट बनाना। तो भाई गाना गाने का कार्य कर कौन रहा, जैसे पूछ रहा है विच सॉन्ग आर यू सिंगिंग, तुम किस गाने को गा रहे हो। तो गाना गाने का कार्य कर रहा है यू, तो यू हो गया सब्जेक्ट, सॉन्ग हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे विच क्यों लगा, यहाँ पे कुछ क्यों लगा, क्योंकि ये दूसरा सेंटेंस और पहला सेंटेंस में अंतर क्या है कि पहला सेंटेंस में ना पर्सन की सिलेक्शन हो रही है, पेन किसका है, पर्सन की सिलेक्शन हुआ। अब यहाँ पे पूछ रहा है तुम कौन सी गाना गा रहे हो, मतलब गाना बहुत सारा, उनमें से तुम कौन गा रहे हो वो बात करे, यानी कि सॉन्ग की सिलेक्शन हो रहा है, तो ये फिर विच लग गया, ये हो गया इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। ये यहाँ पे हुज क्या था, यहाँ पे हुज था इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, बट यहाँ पे हुज क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, समझ रहे हो। अरे यार रुकना भैया, मैं साफ से लिख देता हूँ, 1 मिनट रुक जाना, मैं साफ से लिख देता हूँ। यहाँ पे हुज हो गया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्योंकि सब्जेक्ट बन रहा है, यहाँ पे विच हो गया इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्योंकि इसके बाद सॉन्ग आ रहा है जिसका सिलेक्शन हो रहा है। विच इज योर फेवरेट सॉन्ग, फिर यहाँ विच किसके लिए लगा, विच लगा सॉन्ग के लिए, पूछ रहा है तुम्हारा फेवरेट सॉन्ग क्या है, तो विच का प्रयोग हो गया। और इसके बाद ये वर्ब आ रहा है यानी कि सब्जेक्ट बनने का कार्य कर रहा है, सब्जेक्ट बनने का कार्य करता है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। विच पेन इज दिस, ये पेन किसका, अब यहाँ इंसानों की बात हो रहा है, इंसान का सिलेक्शन की बात करेगा, पेन है, पेन तो है बट किसका, इंसान का सिलेक्शन हो रहा है पेन के लिए, तो ये हुज का प्रयोग हुआ, ये हुज क्या हो गया इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होगा, क्यों, क्योंकि इसके बाद नाउन आ रहा है जिसका बोध कर। तो हम लोग का जो है ना एडजेक्टिव खत्म हो चुका है, एडजेक्टिव हम लोग का खत्म हो चुका। अब कल कुछ इसका क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस कर लेंगे, और आगे देखते हैं नाउन ही शुरू करेंगे आगे, नाउन या फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कुछ भी शुरू करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो, अगर अच्छा लग रहा है कंटेंट तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थैंक यू सो मच।